बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। Dear first year students, today we are going to start our first lecture on our first chapter, that is biology and its some major fields of specialization. First of all, there is the definition of biology. फर्स्ट ईयर के तलबा आज हम अपना लेक्चर पहले चैप्टर पर इसका आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बायोलॉजी की डेफिनेशन है। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा भी है कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायोस जिसका मतलब लाइफ और लोगोस जिसका मतलब रीजनिंग और थॉट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. Biology comes from the two Greek words. One is the bios meaning life, and second one is the logos meaning reasoning or thought. Now the definition of life. What is life? It is a question that not comes in a biologist's mind, but also this question is raised by the theologians. Theologians are the religious scholars that studies the religious beliefs and the faiths. There is also a question that what is the meaning of life, why should there be life on this planet, why man is created. So these questions are far beyond the scope of science or the biological sciences. From the biologist point of view, the life means working of the life or the living organisms. डियर तलबा, अगर देखा जाए तो सबसे पहले लाइफ की तारीफ़ है। लाइफ की तारीफ़ ना सिर्फ बायोलॉजिस्ट के जहनों में आती है, बल्कि मजहबी स्कॉलर्स भी इस पर सवालात उठाते हैं कि ज़िंदगी क्यों पैदा की गई, इंसान को इस दुनिया पर क्यों भेजा गया। लेकिन ये वो तमाम सवालात हैं जो हमारे बायोलॉजी के स्कोप से बाहर हैं। तो हम देखेंगे कि एक बायोलॉजिस्ट के नज़दीक लाइफ क्या चीज़ है। इससे हम मुराद लेते हैं हाउ लाइफ वर्क्स, व्हाट इज़ द वर्किंग मैकेनिज़म्स ऑफ द लाइफ। दीज आर द स्कोप्स आर द लिमिट्स ऑफ द साइंस आर द बायोलॉजिकल साइंसेस। तो इस एतबार से अगर हम देखें, life is defined as the set of characteristics that distinguish the living from the non-living. तो बायोलॉजिस्ट के नज़दीक ज़िंदगी की तारीफ़ खुसूसियात का वो मजमुआ जो ज़िंदा जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से मुमताज़ बनाए लाइफ कहलाती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी खुसूसियात हैं जो कि ज़िंदा जानदारों को बेजान अशिया से वाज़े और मुमताज़ बनाती हैं। तो सबसे पहला करैक्टर जो है हाईली ऑर्गेनाइजेशन का है। तमाम ज़िंदा जानदार, चाहे एक सेल वाला बैक्टीरिया हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जिनमें इंसान भी शामिल हैं और दूसरे एनिमल्स भी शामिल हैं, और इसके अलावा दूसरे मल्टी सेलुलर्स फंजाई और मल्टी सेलुलर्स एल्गी भी शामिल हैं। तो ये तमाम के तमाम इनकी सेल के लेवल पर देखा जाए, टिशू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल लेवल पर एक अजीम दर्जे की ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम जो है वो पाई जाती है कि सेल के तमाम ऑर्गेनेलीज अपनी अपनी स्पेसिफ़िक पोजीशन, अपनी अपनी ख़ास जगहों पर मुतय्यन हैं और ज़िंदगी के अफ़आल व किरदार जो है वो अदा करते हैं। तो ये पहला करैक्टर है ज़िंदा जानदारों को जो बेजान चीज़ों से मुमताज़ बनाता है। फर्स्ट करैक्टर इज़ द हाईली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द लाइफ। सेकेंड करैक्टर इज़ द लिविंग थिंग्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स। दूसरा करैक्टर ज़िंदा जानदारों का ये है कि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। अगर एक सेल को देखा जाए तो वो अपने सब सेलुलर लेवल पर बेशुमार मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनेलीज़, बेशुमार मुख्तलिफ़ तरह के माइक्रो मैक्रो मोलिक्यूल्स से मिलकर बनता है, जो ज़िंदगी की पेचीदा किस्म की खसूसियात को सर अंजाम देने के उनको काबिल बनाता है। इसी तरह से देखा जाए तो थर्ड
Third character of the living organisms, they consist of either the unicellular, or they can be consist of more than one cells, or they are called the multicellular. तो तीसरा करैक्टर जो ज़िंदा जानदारों को बेजान चीज़ों से मुमताज़ बनाता है कि उनकी जिसामत का, उनके जिस्म का एक सेल पर मुश्तमिल होना या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होना है। कोई भी ज़िंदा जानदार चीज़ या तो एक सेल पर मुश्तमिल होगी कम से कम, या फिर इससे ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है। तो यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मौजूद होना ज़िंदा जानदारों की एक बुनियादी खूबी है। बगैर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी चीज़ ज़िंदा कंसीडर नहीं की जाएगी। The fourth character of the life or the living organisms is the genetic material. All the life or the living organisms have genetic material in the form of the DNA and RNA that controls their characteristics. तो देखा जाए तो चौथा करैक्टर तमाम जिंदा जानदारों के अंदर मौजूद विरासती मादा जो DNA और RNA की सूरत में मौजूद होता है, जो इनकी ज़िंदगी की तमाम तरह की सरगर्मियों और तमाम तरह की खसूसियात का तयन करता है। In the similar way, fifth character of the life or the living organisms is the acquirance and the use of energy. Living organisms have the ability to get and use energy in their biological systems or the pathways. पांचवा करैक्टर जिंदा जानदारों का एनर्जी को हासिल करना और अपने जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की सरगर्मियों में उस एनर्जी को इस्तेमाल करने का है। तो जो कि ज़िंदा जानदारों को बेजान अशिया से या बेजान अजसाम से मुमताज़ बनाता है। इसी तरह से देखा जाए तो छठा करैक्टर, तमाम ज़िंदा जानदारों की बॉडी या सेल्स के अंदर बेशुमार मुख्तलिफ़ तरह के कीमियाई तामुलात होते हैं, जिनको हम उस ज़िंदा जानदार की बॉडी या सेल का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द सिक्स्थ करैक्टर इज़ ऑफ कैरिंग आउट कंटिन्यूस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. In the similar way, the seventh character of the life or the living organisms have the ability to grow in the size. सातवां करैक्टर अगर देखा जाए तो ज़िंदा जानदारों के अंदर अपनी जिसामत में साइज़ में इजाफ़ा करने का है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, ज़िंदा जानदार अपने लोअर फॉर्म से हायर फॉर्म तक जो है वो अपने साइज़ में, अपनी जिसामत में इजाफ़ा करते हैं, जो ज़िंदगी का एक बेसिक करैक्टर है। In the similar way, the eighth character of the living organism is of the reproductions. All the living organism produces offsprings similar to themselves. It is the basic character of the life or the living organisms. Even a unicellular organism, bacteria, produces the other bacteria of their own kinds. आठवां करैक्टर अगर देखा जाए तो ज़िंदा जानदारों का अपने जैसे नए ज़िंदा जानदार पैदा करने की सलाहियत, यानी रिप्रोडक्शन की सलाहियत, तौलीदी सलाहियत का मौजूद होना है। द नेक्स्ट करैक्टर ऑफ द लाइफ और द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ टू रिस्पॉन्ड द चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट. ज़िंदा जानदारों का नौवां करैक्टर जो उनको बेजान चीज़ों से मुमताज़ बनाता है, अपने माहौल में आने वाले बेशुमार तब्दीलियों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना है, जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि ज़िंदा जानदार जब प्यास लगती है तो वो पानी की तलाश करते हैं, भूख लगती है तो शिकार करते हैं। तो ये ज़िंदा जानदारों का एक बेसिक करैक्टर है जो कि बेजान चीज़ों में मौजूद नहीं है। इन द सिमिलर वे, द 10th करैक्टर और द लास्ट करैक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द लाइफ इज़ दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एटर्नल. 10वां करैक्टर ज़िंदा जानदारों का कि ज़िंदा जानदार एटर्नल नहीं होते, यानी ये हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं होते। दे हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन्स. ज़िंदा जानदारों का ज़िंदगी का दौरानिया महदूद और मुतय्यन है। एक ख़ास वक्त तक उनकी बॉडी की लाइफ और मेटाबॉलिक रिएक्शंस और पाथवेज जारी रहते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं, cells are programmed for the death. So these are the 10 characters of the life or the living organisms. The combination of these 10 characters makes a living organisms distinct from the non-living object. ये 10 खूबियाँ ज़िंदा जानदारों को बेजान चीज़ों से मुमताज़ बनाती हैं और ज़िंदा जानदार कहलाने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए एक ही वक्त में इन 10 खसूसियात का मौजूद होना ज़रूरी है. Next we
are going to discuss the branches of the biology. Here we will discuss the main branches that are in our textbook. Number one is the molecular biology. Molecular biology is the branch of biology that deals with the study of the living organisms at their molecular levels, and at the molecular levels we deals the study of carbohydrates, proteins, lipids, and the nucleic acids. These are the four basic biomolecules, or these are also called the biomolecules, are the molecules of the life from which the living cell or the bodies or the metabolic processes of the living organisms occur. सबसे पहली बायोलॉजी की ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। इसको हम इस तरह से बयान करते हैं कि ज़िंदा जानदारों को उनके मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। और इस मॉलिक्यूलर लेवल पर हम ज़िंदगी के चार बुनियादी मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं, इसका मुताला किया जाता है। इन द सिमिलर वे द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज़ द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। The study of the living organisms in relation to their environment is called environmental biology. जिंदा जानदारों का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है और इस रिलेशन को स्टडी करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। जैसा कि हम देखें तो हम इस ज़मीन पर रहते हैं, यानी रहने के लिए जगह लेते हैं इस ज़मीन से, और इसी ज़मीन से पैदावार लेते हैं और इस ज़मीन को पॉल्यूट करते हैं और इस पॉल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिशें भी करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन करते हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट से ये एक इंटरेक्शन है, ये बहुत सारे रिलेशंस हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को उनके इन्वायरमेंट के साथ मुख्तलिफ़ तरह के इंटरेक्शंस और रिलेशंस के हिसाब से स्टडी करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। इसको दूसरा नाम इकोलॉजी का भी दिया जा सकता है। इन द सिमिलर वे द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज़ द माइक्रोबायोलॉजी. Microbiology is the branch of biology that deals with the study of the microbes. Microbes are all those living organisms that cannot be seen with the naked eye, like the bacteria, algae, fungi, and the protozoa. They are all included in the microbes that can be seen only by the microscopes. माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोब्स का मुताला किया जाता है। वो तमाम खुर्दबीनी ज़िंदा जानदार जो आम आँख से नज़र नहीं आते माइक्रोब्स कहलाते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया है, एल्जी है, फंजाई और प्रोटोजोआ के कुछ मेंबर्स। द फोर्थ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज़ द फ्रेश वाटर बायोलॉजी. The study of the living organisms in the freshwater bodies like the rivers, streams, lakes, ponds, and ditches, and also the study of the physical and the chemical parameters and the effects of these physical and the chemical parameters on the life or the living organism in the freshwater bodies is called freshwater biology. फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम उन तमाम ज़िंदा जानदारों को स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ यानी ताज़ा पानियों में पाए जाते हैं, यानी ऐसे पानी जिनको आम लैंग्वेज में हम मीठे पानी कहते हैं, यानी ऐसे पानी जो नमकीन नहीं होते, जैसे कि दरियाओं, झीलों, समुद्रों, नदी नालों का, तालाबों का पानी। ये नमकीन पानी नहीं होता और इन पानियों के कुछ फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स जो कि इन पानियों में मौजूद ज़िंदा जानदारों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होंगे, इनको स्टडी किया जाएगा। ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाएगा। In the similar way, the next branch of the biology is the marine water biology. Marine water is the salty water, the study of the living organisms in the salty water bodies like the seas and oceans, and also the study of the physical and chemical parameters affecting the life in these salty water bodies is called marine water biology. मेरीन वाटर बायोलॉजी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि जो नमकीन पानियों में पाए जाने वाले ज़िंदा जानदार हैं, जैसे कि समुंदर और बड़े समुंदर जिन्हें हम बहरुल काहिल जिस तरह से एग्जांपल है, पैसिफिक ओशन है, ये बड़े समुंदर जिनका पानी नमकीन होता है, यानी नमकीन पानियों में पाए जाने वाले तमाम ज़िंदा जानदार की स्टडी मेरीन वाटर बायोलॉजी कहलाएगा। और इन नमकीन पानियों के कुछ फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करेंगे जो इन पानियों में मौजूद ज़िंदा जानदारों पर असरअंदाज होंगे। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज़ द पैरासाइटोलॉजी. The study of the parasites is called parasitology. Parasites are all those living organisms that depend on the other living organisms for their food and shelter.
पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स वो तमाम जिंदा जानदार होते हैं जो कि दूसरे जिंदा जानदारों पर इन्हिसार करते हैं अपनी खुराक के लिए और रहने की जगह के लिए। In this branch of the parasitology, we also study the structure, mode of transmission, and the life history and host-parasite relationship of the parasites. जैसे कि हमारी आंतड़ियों के अंदर रहने वाले बहुत सारे कीड़े या जिन्हें वर्म्स हम कहते हैं, जैसे कि लीवर में रहने वाला लीवर फ्लूक है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर और वो इंसानों में कैसे मुंतकिल होगा, एक ज़िंदा जानदार से दूसरे ज़िंदा जानदार में कैसे मुंतकिल होता है, और वो अपनी ज़िंदगी किस किस ज़िंदा जानदार होस्ट के अंदर गुजारता है, और उसका अपने होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, आया कि वो बेनिफिशियल रिलेशनशिप में मौजूद होता है या कि नुकसान देने वाले रिलेशनशिप में मौजूद है। तो इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम आस्पेक्ट्स को पैरासाइट्स के इस ब्रांच पैरासाइटोलॉजी के अंदर भी स्टडी किया जाता है। The seventh branch of the biology is the human biology. In human biology, it deals the study of each and every and all aspects of the man. यानी इंसान का तमाम हवालों और तमाम पहलुओं से मुताला करना ह्यूमन बायोलॉजी कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ द मैन, all these aspects of the man are studied in the human biology. ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम इंसान की मॉर्फोलॉजी, इसकी शक्ल सूरत, इसकी अंदरूनी साख्त, इसकी एवोल्यूशन यानी इर्तका, इसकी विरासती खसूसियात और इसकी इलाकाई खसूसियात के बारे में स्टडी करते हैं। The eighth branch of the biology is the social biology. The study of the social behavior and the communal life of the organisms is called social biology. तो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ के ज़िंदा जानदारों का अपने जैसे दूसरे ज़िंदा जानदारों के साथ क्या रिलेशनशिप, क्या ताल्लुक़ है, और अपने इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले दूसरे ज़िंदा जानदारों के साथ उनके क्या क्या इंटरेक्शंस हैं। तो इस ब्रांच के अंदर हम उन तमाम ज़िंदा जानदारों को स्टडी करते हैं जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं। जैसे कि शहद की मक्खी को देखा जाए तो वो एक छत्ता बना के रहती है जिसमें बहुत सारी दूसरी मक्खियाँ मौजूद हैं। तो उनका आपस में एक कोऑर्डिनेशन, एक मलका मक्खी होती है और एक फूल चूसने वाली सोल्जर बीज़ होती हैं, कुछ वर्कर बीज़ हैं और कुछ नर्स बीज़ हैं। तो इस तरह से इन मक्खियों की एक पूरी मुकम्मल सोसाइटी बन जाती है जिसमें उनका आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंटरेक्शंस मौजूद है। इन द सिमिलर वे द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी is the biotechnology. It is the last branch of biology in our syllabus. The study of the living organisms are the life processes for manufacturing and the service industries, as for example bacteria to produce insulin, and this insulin is used on a larger scale, produced on a larger scale are the industrial scales, and it is used by the all mankind all over the world. इट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम उन तमाम ज़िंदा जानदारों को या ज़िंदा जानदार में होने वाले किसी प्रोसेस को स्टडी करते हैं कि उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट पैदा किया जाए जो बड़े वसी पैमाने पर पैदा हो और कुल इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसा कि बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके हम इंसुलिन और बहुत सारी मेडिसिन्स और अद्वियात और हार्मोन्स पैदा करते हैं जो तमाम दुनिया में मौजूद इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं। So these were the 9 basic branches of biology in our textbook. So it is the end of our lecture. Good luck and stay blessed.